हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल H2O केमिस्ट्री और मैं आपकी एजुकेटर डॉक्टर ऋतु जौहर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और आज है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 1 में हमने अंडरस्टैंड किया इंडिकेटर्स के बारे में, कैसे वो हेल्प करते हैं एसिड्स और बेसिस को डिफरेंशिएट करने में। लेक्चर नंबर 2 में हमने अंडरस्टैंड की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को सीखा। और लेक्चर नंबर 3 लास्ट लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड किया कि एक वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, एक वीक बेस, एक स्ट्रॉन्ग बेस, इन सब को कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीएच स्केल, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। और फिर हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस देखी इस पीएच कंसेप्ट की। तो अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीख चुके हैं, बट आज का ये लेक्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम सॉल्ट्स की पढ़ाई करने वाले हैं। एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा। और बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में भी आपने देखा कि सॉल्ट्स बनते हैं। तो हमने अब इन सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है, सॉल्ट्स होते क्या हैं, कितने टाइप्स के सॉल्ट्स हैं, और फिर कुछ स्पेशल कंपाउंड्स के बारे में हम नॉलेज लेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की पढ़ाई। तो सबसे पहले सॉल्ट्स के अंदर आपको एक एक्टिविटी गिवन है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, एंड मेक श्योर आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक साथ में ही रख लो, सो दैट कि आपको एक कॉन्फिडेंस आता रहे कि जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपकी एनसीईआरटी की कंप्लीट कवरेज हो रही है। मैं आपकी एक भी चीज जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन है उसको मिस नहीं कर रही। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन कंसेप्ट्स को आप बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ मगिंग आपको नहीं देखा जा रहा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जा रहा है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये मेरा बेस्ट पॉसिबल ट्राई है कि मैं आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज समझाऊं और आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स में स्कोर कर सकें। तो आपकी एक्टिविटी नंबर 2.3 क्या है? सबसे पहले आपको कुछ सॉल्ट्स के नाम गिवन है जिनके आपको फॉर्मूलाज लिखने हैं। तो ये मैं बिलीव करती हूँ कि आपने क्लास 9th में इन सारे के बारे में पढ़ा हुआ है। पोटाशियम का सिंबल क्या होता है, उसकी वैलेंसी क्या होती है, सल्फेट क्या होता है, ये सब आपने सीखा है। सो पोटाशियम क्या होता है? K+, सल्फेट क्या होता है? SO4 2-, राइट। और फिर आपने इनकी फॉर्मूला मेकिंग भी सीखी हुई है कि आप इसको क्रिस क्रॉस करते हो, पोटाशियम को ऐसे ही लिखते हो, SO4 को ऐसे ही डाउन लिखते हो। फिर जो पोटाशियम की वैलेंसी है दैट हैज गो लाइक दिस, और सल्फेट की वैलेंसी लाइक दिस। अगर आपका एक कंपाउंड रेडिकल है जिसके अंदर एक ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर चार्ज है, तो आप उसको ब्रैकेट में रखते हो और उसके बाहर उसका नंबर लिखते हो कि वो कितने आयंस हैं। ठीक है, आई होप आपको अपनी फॉर्मूला मेकिंग याद है। और अगर उस ब्रैकेट के बाद नंबर 1 है तो देन वी कैन स्किप दैट एंड वी राइट द फॉर्मूला एज K2SO4। दिस इज पोटाशियम सल्फेट। तो अब आप यहाँ पे अपना लेक्चर को करो पॉज। सबसे पहले इन सब के फॉर्मूलाज को लिखो, सो दैट कि आपको ये श्योरिटी है कि आपने जो 9th में कंसेप्ट सीखे थे वो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया है। तो चलिए अब आप अपने आंसर्स को मेरे साथ चेक कर लीजिए। तो हमारे पास सबसे पहला था पोटाशियम सल्फेट, दैट इज K2SO4। सोडियम सल्फेट, सोडियम क्या होता है? Na+ और सल्फेट, सो दिस इज गोइंग टू गिव अस एज Na2SO4। फिर उसके बाद है कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम इज 2+ एंड सल्फेट इज SO4 2-, सो दिस इज गोइंग टू बी कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पे दोनों 2 कॉमन कट जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज कैल्शियम सल्फेट। सिमिलरली मैग्नीशियम क्या होता है? Mg2+, सो मैग्नीशियम सल्फेट। कॉपर क्या होता है? कॉपर 2+, सो कॉपर सल्फेट। सोडियम क्लोराइड Na के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस। ठीक है, सो दिस इज Na+,
Cl माइनस, और किसकी किसकी वैलेंसी बताई मैंने, Mg2 प्लस और Cu2 प्लस। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, तो नाइट्रेट क्या होता है, NO3 with a negative charge on it. कार्बोनेट, आई होप यू नो, CO3 2 माइनस, एंड अमोनियम क्या होता है, NH4 पॉजिटिव। सो सारे के सारे आयंस मैंने यहाँ पे लिख दिए। आई होप आप लोगों के फॉर्मूलाज बिल्कुल करेक्ट हैं, राइट? अगर आपको कोई भी डाउट हो आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू पीपल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी गिवन है, आप वहां पर भी प्लीज जरूर ज्वाइन करो, सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस अबाउट ऑल द लेक्चर्स दैट आई एम पुटिंग। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन द टेलीग्राम, और वहां पे आप अपने डाउट्स बड़े आराम से पोस्ट कर सकते हो। आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू पीपल। ठीक है, तो अब नेक्स्ट, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, अब इसके बाद ये क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको ये बताना है कि ये जो सॉल्ट्स हैं वो कौन से एसिड और बेस से बने हुए हैं। ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कि ये बताओ कि ये सॉल्ट कौन से एसिड या बेस से बने हुए हैं। ये एक कंसेप्ट है जो कि आपको अच्छे से समझना है। तो आपके पास सॉल्ट गिवन है, अब तो K2SO4। ठीक है, अब जब हम लोगों ने सॉल्ट्स की आयनाइजेशन के बारे में पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 में, जब मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करवा रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि जो भी सॉल्ट होगा जब आप उसको पानी में डालोगे तो ये आयनाइज हो जाता है। सो आयनाइज कैसे होगा, दिस विल बी 2K प्लस एंड दिस विल बी SO4 2 माइनस। बिल्कुल सही, आई होप आपको क्लियर है। और जो पॉजिटिव आयन होता है उसको हम कैटायन बोलते हैं, और जो नेगेटिव आयन होता है उसको हम एनायन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो आपको यहाँ पे सीखनी है कि ये कैटायन किससे आया है और एनायन किससे आया है एसिड और बेस की टर्म्स में। ठीक है, सो कैटायन किससे आएगा, आप समझो, आपके पास एसिड कौन होता है जो कि H पॉजिटिव देता है, बेस कौन होता है जो कि OH नेगेटिव देता है। तो OH नेगेटिव किसके साथ अटैच होगा, एक पॉजिटिव चार्ज के साथ, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये K पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके क्या बनाएंगे, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और सल्फेट नेगेटिव चार्ज है तो ये किसके साथ अट्रैक्ट होगा, H पॉजिटिव के साथ। सो ये क्या है, H2SO4। तो H2SO4 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं K2SO4 प्लस वाटर। ठीक है, मैं इसको दोबारा से लिखने लगी हूँ सो दैट कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ये कंसेप्ट आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि आपका आयन डिसोसिएट होकर सॉल्ट डिसोसिएट होकर कौन सा आयंस फॉर्म करता है और वो आयंस कौन से एसिड और बेस से आपको मिले थे। ठीक है, सो हमारे पास है K2SO4 और K2SO4 डिसोसिएट करके देता है K पॉजिटिव आयंस और SO4 2 माइनस आयंस। ठीक है, तो ये K पॉजिटिव कौन से बेस से आए हैं। ठीक है, तो आपका कैटायन किस से आएगा, बेस से आएगा। बेस से क्यों आएगा, क्योंकि बेस के अंदर OH विद अ नेगेटिव चार्ज, और एनायन किसके साथ कनेक्ट करता है, एसिड के साथ। ठीक है, सो आपके पास क्या हुआ, आपका इनिशियल बेस क्या था, KOH, आपका इनिशियल एसिड क्या था, H2SO4, जिन्होंने आपस में रिएक्ट करके आपको K2SO4 सॉल्ट प्लस वाटर दिया था ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, सो K2SO4 K पॉजिटिव और सल्फेट आयन से बना हुआ है। K पॉजिटिव कहां से आया, KOH से। सल्फेट कहां से आया, H2SO4 से। ठीक है, तो कैटायन के पीछे आपको हाइड्रोक्साइड आयंस लगाने हैं और एनायन के आगे आपको H पॉजिटिव लगाकर अपना एसिड और बेस के फॉर्मूलास को बनाना है। ठीक है, क्लियर। सो अब इसी तरीके से हम अगला देखते हैं, Na2SO4। ये कंसेप्ट आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट कि आप अपने एग्जाम में कोई भी गलती नहीं करो।
ओके, सो इफ आई चूज समवन एल्स, ओके मैं सोडियम नाइट्रेट लेती हूँ, ठीक है, NaNO3। सो आपको सिंपली करना क्या है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। ये क्या है, Na पॉजिटिव, और ये क्या है, NO3 विद अ -1, राइट। अब Na पॉजिटिव के पीछे क्या लगाना है, नेगेटिव आयन, दैट इज NaOH, और NO3 के आगे क्या लगाना है, H पॉजिटिव, सो दिस बिकम्स HNO3, ठीक है। सो ये सोडियम नाइट्रेट कौन से बेस और एसिड से बना है, NaOH और HNO3 से। अब आपका काम है कि एक बारी इस लेक्चर को अगेन पॉज करो और इन सब के एसिड्स और बेसिस लिखो, इन सॉल्ट जो जिनसे ये सॉल्ट बने हुए हैं। सो आई होप यू हैव डन इट नाउ। तो चलिए अब इनके हम आंसर्स देखते हैं। ओके, so now what you can see is, just check it once again, K2SO4 कौन से एसिड से बना है, H2SO4 से, और बेस कौन से KOH से। सोडियम सल्फेट H2SO4 एंड NaOH, कैल्शियम सल्फेट H2SO4 and calcium hydroxide, magnesium sulfate H2SO4 and magnesium hydroxide, copper sulfate H2SO4 and copper hydroxide, NaCl from HCl, hydrochloric acid and NaOH, NaNO3 from HNO3 and NaOH, sodium carbonate, carbonic acid or NaOH, ammonium chloride HCl and ammonium hydroxide। केटायन के पीछे OH लगाना है और एनायन के आगे H पॉजिटिव लगाना है और अपनी फॉर्मूला मेकिंग कर देनी है एसिड और बेस को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। सो हमने सबसे पहले फॉर्मूलाज लिखे हमारे जो भी सॉल्ट्स हैं, फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि वो कौन से एसिड और बेस से बने हुए हैं, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे आप सीख सकते हो, वो ये है कि ये सॉल्ट्स किस फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो इनकी आप दो तरह की फैमिली बना सकते हो, जैसे आप हो और आपके मम्मी पापा, तो आपके पापा किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, वो एक फैमिली, ठीक है, दादाजी की दादा वाली फैमिली, और एक आपकी मम्मा की साइड की फैमिली, नाना नानी वाली साइड की फैमिली, ऐसे ही होता है ना। तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्ट के अंदर एक केटायन है, तो केटायन कहां से आया, केटायन की फैमिली, और एक है एनायन की फैमिली। तो salts having same positive or negative radicals, they are said to be a family. For example, potassium sulfate, sodium sulfate, calcium sulfate, magnesium sulfate, copper sulfate, सब में सल्फेट है, तो ये सल्फेट फैमिली है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये क्लोराइड फैमिली है, ठीक है। और अगर हम केटायन वाली साइड देखें तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम सॉल्ट्स भी हैं, ठीक है। तो ये कौन सी फैमिली होगी, सोडियम सॉल्ट्स की फैमिली। NaCl, KCl, they will belong to क्लोराइड फैमिली। तो या उनका केटायन सेम हो तो केटायन वाली फैमिली, या उनका एनायन सेम हो तो एनायन वाली फैमिली, ठीक है। अब हमें एक स्टेप और फर्दर जाना है विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी नंबर 2.14, जिसके अंदर उन्होंने आपसे क्वेश्चन में कहा कि आप फॉलोइंग सॉल्ट्स को कलेक्ट करो, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और भी जो भी आप अवेलेबल सॉल्ट्स है लेना चाहते हो आप ले सकते हो, ये वाले तो ले लो। फिर वो कहते हैं कि चेक करो इनकी सॉल्युबिलिटी पानी में, क्या ये पानी में सॉल्युबल है या नहीं है, एंड यूज डिस्टिल्ड वाटर ओनली, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज, जब आपने इनको पानी में एक्वस सॉल्यूशन बना दिया तो इनका लिटमस के साथ टेस्ट करो, क्या वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहे हैं या ब्लू लिटमस को रेड में। और फिर उसके बाद उनका पीएच भी फाइंड आउट करो विद द हेल्प ऑफ द पीएच पेपर और द यूनिवर्सल इंडिकेटर स्ट्रिप, ठीक है। फिर अब आप इसके बाद फाइनल अपना इन्फ्रेंस लिखो कि वो जो सॉल्ट है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, और आइडेंटिफाई ऑल्सो this also what is the acid and the base which is used to form the salt, and then put your observations in table 2.4, ठीक है। तो आपको क्या कुछ करना है, ये सॉल्ट
सॉल्ट का चेक करना है कि वो इसके पानी में घुलते हैं या नहीं। फिर आपने उनका लिटमस के साथ चेक कर लेना है कि वो एसिड है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। आप उनका पीएच भी चेक कर सकते हो, तो आपको ये पता लग जाएगा वीकली एसिडिक, स्ट्रांगली एसिडिक, न्यूट्रल, वीकली बेसिक या स्ट्रांगली बेसिक, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। फिर आपने अपनी फाइनल कंक्लूजन्स लिख दिया, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, और अब आप उसके बाद अगेन उस सॉल्ट को ब्रेक डाउन करो कि वो कौन से एसिड और कौन से बेस से बना हुआ है। ठीक है, डन। चलो लेट अस सी द रिजल्ट्स, क्योंकि अब हम टेस्ट तो नहीं कर पाएंगे, तो लेट अस सी व्हाट आर गोइंग टू बी द रिजल्ट्स फॉर दिस। तो अब हमारे पास है सोडियम क्लोराइड NaCl। व्हाट यू विल गेट इज कि दिस इज न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, तो इसका पीएच जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी 7। पोटाशियम नाइट्रेट अगेन ये न्यूट्रल होगा। Aluminium chloride, this is going to be acidic in nature. Zinc sulfate acidic होगा नेचर में। Copper sulfate acidic होगा नेचर में। सोडियम एसिटेट बेसिक होगा। सोडियम कार्बोनेट बेसिक होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बेसिक होगा। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा आपको इसमें ये भी बताया जा सकता है कि वो स्ट्रांगली एसिडिक होगा, तो वो पीएच वैल्यू से आएगा। हम उसको फिलहाल एक बारी छोड़ते हैं। हम एक बारी ये लिखते हैं कि वो कौन से एसिड और बेस से बने हुए हैं। ठीक है, और मैं सिर्फ विदाउट टेस्टिंग ऑल्सो सिर्फ सॉल्ट को देखकर कैसे बता सकती हूँ कि वो न्यूट्रल होगा या वो एसिडिक सॉल्ट होगा या वो बेसिक सॉल्ट होगा। मुझको आपको एक्चुअली में ये सिखाना है। ठीक है, तो अब मैंने आपको ये कहा कि ये सोडियम क्लोराइड क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, अब मुझे कैसे पता कि ये न्यूट्रल है बिना टेस्टिंग के? मैंने आपको फटाफट सिर्फ देख के कैसे बता दिया? क्या मैंने याद किया? नहीं, मैंने याद नहीं किया। मैंने सिर्फ ये देखा कि ये कौन से एसिड और बेस से बना हुआ है। ठीक है, सो एसिड कौन से बना हुआ है? Cl के आगे आपने H लगा दिया, HCl, और Na के पीछे आपने OH लगा दिया, NaOH। अब मुझको सिर्फ एक ये अंडरस्टैंडिंग है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस वीक है। ठीक है, मुझको सिर्फ एक ये अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से है, आपको भी यही सीखना है। तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो उनकी कंप्लीट आयनाइजेशन होती है, वो सारा टूट जाता है। हमने ये सीखा था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के अंडरस्टैंडिंग लेक्चर नंबर 2 में। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको वहां पे जाके वापस जरूर देखो। ठीक है, सो HCl स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारे H पॉजिटिव देगा, NaOH स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारे OH नेगेटिव देगा, और जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसलिए हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा उसका एक्वस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? न्यूट्रल। सो रिमेंबर क्या सीखा आपने? एक स्ट्रॉन्ग एसिड जब एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो सॉल्ट बनता है उसका नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल इज पोटाशियम नाइट्रेट। तो पोटाशियम नाइट्रेट के पीछे क्या लगाएंगे? OH, और नाइट्रेट के आगे क्या लगाएंगे? H. So this is nitric acid and potassium hydroxide. Again ये भी एक strong acid और strong base के reaction से बना हुआ salt है, इसलिए जब आप इसको आयनाइज करोगे तो वेल ये न्यूट्रल ही रहेगा सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? अगला है आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड किससे बना? HCl और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में HCl की एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बेस उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो आपका अब सॉल्ट होगा उसका नेचर कैसा होगा? ज्यादा H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव कम, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया? एसिडिक। समझ में आई आपको बात
कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारा एसिड कैसा है और बेस कैसा है। अगर एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वीक बेस है तो इन दोनों में से ज्यादा डोमिनेट कौन करेगा, एसिड। और आपका सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होगा उसका नेचर भी कैसा होगा, एसिडिक। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? Then you can move on to the others also like this, and I'll just show you now all the answers. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो, हमारे पास सोडियम क्लोराइड HCl और NaOH न्यूट्रल, पोटाशियम नाइट्रेट HNO3 और KOH से बना हुआ न्यूट्रल, HCl और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज वीकर अ बेस एंड HCl is a very strong acid, इसलिए ये एसिडिक होगा, pH लेस देन 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आया जिंक सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर भी बेस आपका वीक है और एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक, और pH विल बी लेस देन 7। सेम विल हैपन फॉर कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर हाइड्रोक्साइड से बना हुआ सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होगा, pH लेस देन 7 होगा। सोडियम एसीटेट किससे बना हुआ है, CH3COOH एसिटिक एसिड और NaOH। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखना कि एनायन पहले है और कैटायन बाद में है। ठीक है, बस यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना। तो CH3COO माइनस के साथ, माइनस के साथ आपने H पॉजिटिव लगाना है और पॉजिटिव वाले आयन के पीछे OH लगाना है। तो अब NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड, इसलिए सॉल्यूशन होगा बेसिक एंड pH विल बी ग्रेटर देन 7। सोडियम कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग, एसिड हमारा वीक, सॉल्यूशन आपके सॉल्ट का कैसा होगा, बेसिक, pH will be more than 7. Similar will be for sodium hydrogen carbonate, carbonic acid और NaOH से बना, carbonic acid is weak an acid and the pH is going to be more than 7. This will be weakly basic. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सॉल्ट अगर एसिडिक है तो pH 7 से कम होगा, सॉल्ट अगर न्यूट्रल है तो pH 7 जितना होगा, और सॉल्ट अगर बेसिक है तो pH 7 से ज्यादा होगा। कैसे पता लगेगा, आप वो देखोगे कि कौन से एसिड से बना है, कौन से बेस से बना है। आपको पता होना चाहिए एग्जाम्पल्स, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक एसिड है, कौन सा वीक बेस है। और आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो आपको ये बस मालूम होना चाहिए जितने एग्जाम्पल्स आप अपनी बुक में लर्न कर रहे हो उनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन सा वीक एसिड, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा वीक बेस। ठीक है, सो अब ये अंडरस्टैंडिंग के बाद अब हम सीख सकते हैं अपने कुछ सॉल्ट्स जिनके बारे में आपको एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है दैट इज कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट इज NaCl। और सबसे पहले हम इसको क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि इसको हम यूज करते हैं और बहुत सारे सॉल्ट्स बनाने में, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने में, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। So common salt is NaCl. It is formed by the reaction of hydrochloric acid with sodium hydroxide. तो ये अब आपको वैसे भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। Na पॉजिटिव आयन, पीछे OH लगाना है। HCl से आपको क्या मिला है, और इन दोनों की रिएक्शन से ही बनता है NaCl प्लस वाटर। ठीक है, सो ये होगी हमारी केमिकल रिएक्शन। बट NaCl हमको नेचर में बहुत ज्यादा मिलता है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट अवेलेबल इन द सी एंड ऑल्सो रॉक सॉल्ट। ठीक है, तो सी वाटर में बहुत सारे डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं और सोडियम क्लोराइड को उनसे सेपरेट आउट भी किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इवेपोरेट द वाटर, उसमें पीछे जो रेजिड्यू बचेगा उसमें से प्योरिफिकेशन करके आप सोडियम क्लोराइड आपको मिल सकता है। दूसरा तरीका है रॉक सॉल्ट। तो बहुत जगह पे सॉलिड सॉल्ट के डिपॉजिट्स मिलते हैं और ये लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं जो कि ब्राउन से कलर के होते हैं बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन देम, और इनको बिल्कुल वैसे ही माइन किया जैसा है जैसे कि कोल को माइन किया जाता है।
ठीक है। सो दो जगह से रॉक सॉल्ट एंड सी से आपको ये सोडियम क्लोराइड मिलता है, बहुत कॉमनली अवेलेबल है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं और कंपाउंड्स को बनाने के लिए, ठीक है। सो कॉमन सॉल्ट को हम खाने में यूज करते हैं, राइट। तो जो नमक है हमारा, हम सब्जियों में डालते हैं जिसके बिना खाने का स्वाद नहीं, तो वेल दैट इज सोडियम क्लोराइड। और इसका क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस से बना हुआ है तो दे न्यूट्रल सॉल्ट है, इसका पीएच 7 है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर एंड व्हाई इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर मेनी यूजफुल केमिकल्स, ठीक है। तो फाइनली व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फॉर सोडियम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड का कॉमन नेम इज कॉमन सॉल्ट, कॉमन टेबल सॉल्ट, और ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है जो कि हमको सी वाटर और रॉक सॉल्ट से मिलता है, और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें से कुछ एग्जांपल्स हम अभी देखेंगे। सो हम अब अपना सबसे पहला केमिकल सीखेंगे फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम क्लोराइड से कैसे बनाया जाता है? When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine, it decomposes to form sodium hydroxide. Meaning हमको क्या करना है, हमको aqueous solution लेना है सोडियम क्लोराइड का, और concentrated solution of sodium chloride को brine बोलते हैं, ठीक है। तो concentrated मतलब कम पानी में बहुत सारा सॉल्ट, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें से आपको पास करना है इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले एपरेटस को अंडरस्टैंड कर लो कि ये आपका एक बीकर है जिसके अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू आयंस इधर उधर मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड क्या होता है? सॉलिड मेटल पीस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। अब बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होता है उसको हम एनोड बोलते हैं, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होता है उसको हम कैथोड बोलते हैं। सो इसका मतलब है कि ये एनोड पॉजिटिव और ये कैथोड नेगेटिव। अब हमने क्या लिया है? हमने लिया है NaCl सॉल्यूशन, और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये क्या करेगा? आयंस जो है सोडियम क्लोराइड के ब्रेकअप हुए इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और वाटर इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। देखो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव किस इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे? क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस है Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, वो किस तरफ अट्रैक्ट होंगे? जो इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज्ड है, दैट इज कैथोड, ठीक है। तो क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और सोडियम आयंस और H पॉजिटिव आयंस कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब इनमें से प्रेफरेंशियली क्लोरीन है जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा Cl फॉर्म करके, तो वो क्लोरीन गैस फॉर्म करेगा। अब आप इसके बेसिक बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं जानते हो, ये चीजें बहुत अच्छे से समझोगे जब आप क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को पढ़ोगे। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रख सकते हो कि जो नेगेटिव चार्ज वाले आयंस होंगे वो एनोड की तरफ मूव करेंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे। क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन में से प्रेफरेंशियली क्लोरीन है जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और क्लोरीन गैस फॉर्म करेगा, ठीक है। और सिमिलरली सोडियम आयंस और H पॉजिटिव आयंस में से प्रेफरेंशियली हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और हाइड्रोजन को फॉर्म करेगा, ठीक है। सो H पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन लेकर दो ने क्या फॉर्म करना है? हाइड्रोजन, और क्लोराइड आयन ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है, दो क्लोराइड आयन दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और क्लोरीन फॉर्म करेंगे।
जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लूज करेगा वही हाइड्रोजन गेन कर लेगा। तो एज अ रिजल्ट एनोड पे क्लोरीन गैस बनेगी, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनेगी, और पीछे कौन से आयंस बच जाएंगे? Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस, है ना। सो हमारे OH नेगेटिव आयंस और Na पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस क्या हुआ? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। सो अब मेरे साथ चीजों को रीड करो सो दैट कि आपको चीजों की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है। So I repeat everything again, whatever we have written down. When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine, it decomposes to form sodium hydroxide. ठीक है, ये समझ में आ गया। हमने ब्राइन लिया, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो एनोड पे क्लोरीन बना, कैथोड पे हाइड्रोजन बना, और पीछे क्या रह गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, बिकॉज द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। बट भूलना नहीं, साथ में हाइड्रोजन भी बनता है। ठीक है। सो NaCl का एक्वस सोल्यूशन लिया, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराया, हमको क्या मिला? NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन। Chlorine gas is given up at the anode, hydrogen gas at the cathode, and sodium hydroxide solution is formed near the cathode. The three products produced in this process, all of them, they are useful, which are shown in the figure below, which I am telling you just now. अभी आपको ये समझ में आ गया कि इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बनते हैं? क्लोर स्टैंड्स फॉर क्लोरीन एंड अल्कली स्टैंड्स फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। और बट इसमें तीन चीजें बनती हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। क्लोरीन एनोड पे और हाइड्रोजन कैथोड पर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपको इसमें और क्या याद रखना है कि NaOH के यूजेस, हाइड्रोजन के यूजेस और क्लोरीन गैस के यूजेस, ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो क्लोरीन इज यूज्ड फॉर वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स में यूज किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC बनाने के काम आता है। बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, तो डिसइंफेक्टेंट्स में यूज किया जाता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि रेफ्रिजरेशन में यूज किए जाते थे, अब नहीं यूज किए जाते क्योंकि ये ओजोन डिप्लीशन कॉज करते हैं। तो CFCs को बनाने में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, तो क्लोरो आ गया, तो क्लोरीन इसमें यूज होता है और ये पेस्टिसाइड्स को बनाने में काम आता है। ठीक है, सो क्लोरीन फॉर वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल, PVC, डिसइंफेक्टेंट, CFCs एंड पेस्टिसाइड्स के लिए यूजफुल है। हाइड्रोजन इज अ वेरी गुड फ्यूल। अगर आप लोगों ने आजकल न्यूज सुनी होंगी तो इवन इंडिया हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन ऑल्सो। ठीक है, तो ये एक बहुत प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है इन द अपकमिंग टाइम्स। फिर उसके बाद ये मार्गरीन बनाने के काम आता है, ये आप समझोगे अपने चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंडिड्स कंपाउंड्स में। और अमोनिया बनाने के काम आता है, जिसको फर्टिलाइजर्स के लिए यूज किया जाता है। देन NaOH का क्या काम है? मेटल्स को डीग्रीस करने के लिए यूज होता है। सोप्स और डिटर्जेंट्स बनाने में काम आता है। अगेन ये एक एप्लीकेशन है जो कि आप चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंडिड्स कंपाउंड्स में पढ़ोगे। पेपर मेकिंग में यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में यूज किया जाता है, जो अगर आपको याद हो तो आपने अपनी क्लास 8th की केमिस्ट्री में पढ़ा था, राइट। तो अब फाइनली हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हमको क्या याद रखना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको कैसे मिलता है? क्लोर अल्कली प्रोसेस के थ्रू मिलता है। उसमें हमें 3 यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्लोरीन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक है, कहाँ से बनाया था? ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस से। ठीक है, आई होप वेरी क्लियर, याद हो गया सब कुछ? ग्रेट। सो नेक्स्ट कंपाउंड जो हमको पढ़ना है, जो हमें कॉमन सॉल्ट से मिलता है, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, CaOCl2। और ये हमें कॉमन सॉल्ट से कैसे मिलता है? तो रिमेंबर,
हमें इस कंपाउंड को बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक है ड्राई स्लेक्ट लाइम और एक है क्लोरीन। और ये क्लोरीन अभी हमने बनाया फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने क्लोरीन बनाया, और क्लोरीन का आप एक यूज लिख सकते हो फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो क्लोरीन और ड्राई स्लेक्ड लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे, उसमें बनता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। सो ये हमारा रिएक्शन है। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम। ठीक है, इसमें जब आप थोड़ा सा पानी डालो, जरा सा पानी डालोगे, तो जो एक सॉलिड सा ही आपके पास बचेगा, पर इनके दोनों के रिएक्शन के बाद वो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनता है इनके रिएक्शन से। अभी पर आपने पानी कितना डाला है, जरा सा, बस इसको हल्का सा वेट किया और सॉलिड ही ये रहा। तो अब ये क्या है, ड्राई स्लेक्ट लाइम। ठीक है, अब अगर आप इसमें बहुत 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 सारा पानी डाल देते हो, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में कुछ घुल जाएगा और कुछ नहीं घुलेगा। तो जो नहीं घुला उसको फिल्टर कर दो, तो आपके पास जो फिल्ट्रेट आएगा, क्लियर सॉल्यूशन आएगा, वो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। बट इस केस में क्या है, इसका एक्वस सॉल्यूशन, और अब हम इसको लाइम वाटर बोलते हैं। ठीक है, सो क्विक लाइम में जरा सा पानी डाला तो ड्राई स्लेक्ट लाइम मिला, बहुत सारा पानी डाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ पानी में घुल जाएगा, जो घुला हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो होता है लाइम वाटर, जो कार्बन डाइऑक्साइड को मिल्की करता है, जो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। ठीक है, तो ड्राई स्लेक्ट लाइम भी कैसे बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डालने से, बट जरा सा। ठीक है, सो वी हैव ड्राई स्लेक्ट लाइम का रिएक्शन विद क्लोरीन, जिससे बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम कॉमन नेम में ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, उसके साथ कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर एक वाइट पेल येलो कलर का पाउडर है, जिसके अंदर स्मेल जो होती है वो क्लोरीन की ही स्मेल होती है। ठीक है, अब इस ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या हैं, ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच करना, बेसिकली उसका कलर रिमूव कर देना। ठीक है, तो ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग वुड पल्प इन द पेपर फैक्ट्रीज, एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन द लॉन्ड्री, ये ब्लीचिंग पाउडर के इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज में, जो कि अगर आप अपने 11th 12th और आगे साइंस केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो यू विल बी एबल टू सी द रिएक्शंस देयर। अभी आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यूज में याद रखना है कि इट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और तीसरा, ये ड्रिंकिंग वाटर को फ्री फ्रॉम जर्म्स के में करने में हेल्प करता है, तो ये क्लोरीन गैस रिलीज करता है, और क्लोरीन बेसिकली जर्म्स को मारने का काम करता है। ठीक है, तो क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद ड्राई स्लेक्ट लाइम टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर, जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, एक तो ब्लीचिंग में, कलर्ड मटेरियल्स में से कलर को रिमूव करने के लिए, और ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री बनाने के लिए। कॉमन सॉल्ट से मिलने वाला तीसरा सॉल्ट दैट इज बेकिंग सोडा। पहला हमने कंपाउंड सीखा NaOH, दूसरा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, और तीसरा है अब बेकिंग सोडा। एंड बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो बेकिंग सोडा एक बहुत ही कॉमनली यूज करने वाला सॉल्ट है, जो हमारी किचन में हमेशा मिलता है। कहाँ पे यूज करते हैं, आप अपने मम्मा से पूछना। पकौड़े बनाते वक्त जरा सा डाला हुआ बेकिंग सोडा उनको बहुत ही क्रंची क्रिस्पी बना देता है। फास्टर कुकिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, चने बनाते हुए, राजमा बनाते हुए थोड़ा सा ये चुटकी भर डाला, उनको
अच्छे से गलने में हेल्प करता है, सॉफ्ट आपके चने राजमा बनते हैं। तो आप कहोगे कि मैम हम पे तो आप कुकिंग ही सिखाने लग गए। तो वेल, हम क्यों सीख रहे हैं केमिस्ट्री? क्योंकि हम उसको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम जिन चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, यही तो हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको हम कॉमन सॉल्ट से कैसे बनाते हैं? हम अगेन लेते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या था? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। इसमें से पास किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को और अमोनिया को। तो इससे जो बनता है कंपाउंड, दैट इज अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए एक चीज याद रखना कि ये कोल्ड वाटर में घुलता नहीं है, जबकि गर्म होगा पानी या वार्म होगा तो उसमें ये सॉल्यूबल होता है। इसलिए इसको इस रिएक्शन के बाद एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो ठंडा होना चाहिए। कोल्ड होगा तो ये सॉलिडिफाई कर जाएगा, ये पानी में डिसॉल्व नहीं करेगा या कम करेगा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा इस तरीके से हमको मिलता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो बेकिंग सोडा कैसे बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज ब्राइन लेंगे। इस ब्राइन में से हम पास करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, और फिर हमको मिलेगा अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, एंड दिस इज रियली अ वेरी गुड थिंग, जो कि आपकी कुकिंग को बहुत फास्ट बनाता है। ठीक है, और पकौड़े खाने हो तो जरा सा बेकिंग सोडा उसमें डाल दो, मस्त पकौड़े बनेंगे। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यूज ऑफ बेकिंग सोडा की। तो दो यूजेस तो आपने अभी सीखे, पकौड़ों को टेस्टी बनाने के लिए उसको यूज किया जाता है, और साथ में कुकिंग को फास्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसका नेक्स्ट यूज, और नेक्स्ट यूज इसके नाम में से ही निकलता है, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा किस चीज के लिए काम आना चाहिए? बेकिंग के लिए काम आना चाहिए। क्यों बेकिंग के लिए ये काम आता है? तो ये आप अंडरस्टैंड करो कि दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप बेकिंग के लिए यूज करोगे तो ये हीट अप होगा। ठीक है, केक बनाने के लिए, ब्रेड्स बनाने के लिए इसको डाला जाता है। तो अब जब हमने इसको हीट किया तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म? दिस इज सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये जब रिलीज होती है तो ये बैटर जो हमारे केक का होगा या ब्रेड का होगा उसको राइज करने में हेल्प कराता है, जिससे ब्रेड या केक सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। ठीक है, अब बेकिंग सोडा को बेकिंग करते वक्त अकेला नहीं डाला जाता, हम उसको डालते हैं इन द फॉर्म ऑफ बेकिंग पाउडर, नॉट ओनली बेकिंग सोडा, एज बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग पाउडर है अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। और टार्टरिक एसिड कौन सा एसिड है? ये हमको टैमरिंड से मिलता है, इमली से मिलता है, और ये एक वीक एडिबल एसिड है। अब बेकिंग का रोल तो एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड का है, तो हमने बेकिंग सोडा के साथ टार्टरिक एसिड को क्यों डाला, ये आपके लिए अंडरस्टैंड करना जरूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो रिएक्शन है ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मेंशन है, सो इसको प्लीज आप अपने नोट्स बनाते हुए साथ में जरूर लिखना, ये एक्स्ट्रा नहीं मैम ने पढ़ाया। ठीक है, तो ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है। हाँ, अब मैं आपको समझा रही थी कि सोडियम कार्बोनेट, आप क्या मुझे बता सकते हो कि ये एक कैसा सॉल्ट है? हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या ये एक एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, या एक न्यूट्रल सॉल्ट है? कैसे बताएंगे? सोडियम पॉजिटिव आयन, पीछे NaOH लगाएंगे। कार्बोनेट नेगेटिव आयन, एनायन, इसके आगे हाइड्रोजन लगाना है, सो दिस इज कार्बोनिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग। सोडियम स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो H2CO3 कैसा एसिड है? ये एक वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट कैसा होगा? ये एक बेसिक सॉल्ट होगा।
ठीक है। और अगर ये बेसिक इन नेचर है तो हमने बेसिस के बारे में ये पढ़ा है कि बेसिस जो होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, राइट। सो अब हम ये तो नहीं चाहेंगे कि हमारा जो केक है या ब्रेड है वो बिटर इन टेस्ट हो। तो अब अगर आपको एक बेस को इनइफेक्टिव करना है तो आप बताओगे कि आप क्या डालोगे? बिल्कुल सही, हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एसिड। इसीलिए हम इसके अंदर टार्टरिक एसिड डालते हैं। तो हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और उसके साथ टार्टरिक एसिड, जिसका मैंने यहाँ पे H पॉजिटिव लिखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपकी NCERT टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है। सो सोडियम बाइकार्बोनेट और H पॉजिटिव मिलके आपको क्या देंगे? सोडियम तो बनाएगा सॉल्ट ऑफ टार्टेरिक एसिड, ठीक है। और ये मिलकर क्या बनाएंगे? ये मिलकर बनाएंगे वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और अब जो बिटरनेस सोडियम कार्बोनेट की वजह से आनी थी वो नहीं आएगी, एंड हेंस दिस इज व्हाट इज द यूज ऑफ टार्टरिक एसिड। तो आप समझे, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का बना हुआ है। बेकिंग सोडा का क्या काम है? वो हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, जो जब रिलीज होती है तब आपका केक और ब्रेड का जो डो होता है वो राइज करता है और वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन जाता है। और टार्टरिक एसिड सो दैट कि बेस जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें सोडियम कार्बोनेट बने और वो बिटरनेस दे, उसको प्रिवेंट करने के लिए टार्टरिक एसिड को डाला जाता है। अब हमारा दूसरा यूज क्या है? दूसरा यूज है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। तो ये हमने पिछले लेक्चर में जब हम पीएच की एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा। तो बीइंग अल्कलाइन it is going to neutralize the excess acid in the stomach and it will provide relief, ठीक है। तो अब एक बारी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इन रिएक्शंस का, बिकॉज मैं उसके बाद इनको रब करना चाहूंगी। सो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो अब हम इसका अगला यूज पढ़ेंगे और अगला यूज क्या है? अगला यूज है दैट सोडियम hydrogen carbonate is used in the making of soda fire extinguishers। अब सोडा फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है? अगेन ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो फायर होता है उसके आसपास एक इन्वेलप फॉर्म करता है, ऑक्सीजन सप्लाई को कट ऑफ करता है और एक्सटिंग्विश करने में काम करता है फायर को। अब इसका कॉम्पोजिशन क्या है? दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल। और ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी गिवन है। कहां पर गिवन है? दैट इज जहां पे आपकी एक्सरसाइजेज हैं उसके नीचे कुछ ग्रुप एक्टिविटीज गिवन है। उस ग्रुप एक्टिविटी में सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर को बनाने का तरीका बताया है, विच आई एम टेलिंग यू नाउ, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे? आप एक बॉटल लोगे और इस बॉटल में डालोगे, सोडा स्टैंड्स फॉर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपने इसमें ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्ट डाला। इसके अंदर आप मानो कि आपने एक ट्यूब और ली जिसके अंदर आपने डाला हुआ है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4, और ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और फिर इसमें से एक धागा है बाहर और ये आपका फायर एक्सटिंग्विशर बंद हो गया। तो जब फायर के लिए आप इसको यूज करना है तो आप इस धागे को पुल करोगे तो इसके जो कंटेंट्स हैं वो जाके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे। व्हाट विल बी द रिएक्शन? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस H2SO4, they will react to give us Na2SO4 sodium sulfate plus water plus carbon dioxide, ठीक है। सो दिस इज हाउ द रिएक्शन विल टेक प्लेस। बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और वो फायर को एक एनवेलप के साथ कवर कर लेगी और ऑक्सीजन सप्लाई के कट जाने की वजह से फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगा, ठीक है। सो हमने 3 इंपॉर्टेंट यूजेस पढ़े बेकिंग सोडा के। इसको हम कुकिंग में यूज करते हैं, इसको हम एंट एसिड्स में यूज करते हैं,
टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड फ्रॉम द स्टमक, और हम उसको सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट सॉल्ट जो हमको पढ़ना है दैट इज वॉशिंग सोडा, और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? वेल दैट इज सोडियम कार्बोनेट 10H2O। अब ये 10 क्या होता है मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाती हूँ, अभी सिर्फ आप इसको फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लो कि हम इसको इस तरीके से क्यों लिखते हैं, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। सो ये नई चीज है जो कि आप देख रहे हो, बट वी विल डिस्कस दिस इन अ व्हाइल। अब वॉशिंग सोडा हमें मिलता कैसे है? अगेन ये हमको कॉमन सॉल्ट से ही मिलता है, और कॉमन सॉल्ट से आपको ये कैसे मिला? तो उसमें आप याद रखो कि सबसे पहले आपने कॉमन सॉल्ट को यूज किया था NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। ये रिएक्शन अभी आपने पढ़ी, क्या बनाने के काम आया था? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सो इससे हमने क्या बनाया था? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की आपने एक और प्रॉपर्टी सीखी, और वो प्रॉपर्टी क्या थी? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो आपको मिलता है सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सो दिस इज द सोडियम कार्बोनेट जो कि आपको इस प्रोसेस के थ्रू मिला, और अब इसके अंदर आप अगर वाटर डाल के इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के और उसको रिक्रिस्टलाइज करोगे तो आपके पास जो क्रिस्टल्स आएंगे वो आएंगे वॉशिंग सोडा के, दैट इज सोडियम कार्बोनेट 10H2O। तो आई रिपीट इट अगेन, हमने पहले प्रिपरेशन की थी स्टेप 1 सोडियम बाइकार्बोनेट की बाय treating the brine solution NaCl plus water with carbon dioxide and ammonia। So ये स्टेप 1 है सोडियम बाइकार्बोनेट का बनना। दूसरा स्टेप है कि इस सोडियम बाइकार्बोनेट को आप हीट करोगे तो आपको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। अब इस सोडियम कार्बोनेट का आप एक पानी में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाओगे और आप इसको रिक्रिस्टलाइज करके वापस ऑब्टेन करोगे सोडियम कार्बोनेट 10H2O। तो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कहता होता है, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि अगर आपको किसी चीज को क्रिस्टलाइज करना है तो सपोजिटली हम इसी की बात करते हैं, तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप हर चीज को सिर्फ मगअप कर लो, यू शुड नो योर कंसेप्ट्स, दैट इज व्हाट आई बिलीव। तो आप इमेजिन करो कि आपके पास 10 ग्राम आपने सोडियम कार्बोनेट है और उसको आपने पानी में डाल के उसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो एज्यूम कर लो कि 25 डिग्री के सेल्सियस के टेम्परेचर में आपने सोडियम कार्बोनेट को घोलते जाना है जब तक आप उसमें और सॉल्ट को नहीं घोल सकते। तो वो जो अमाउंट आया, मान लो कि आपने 10 ml ही वाटर लिया था, आई एम जस्ट एज्यूमिंग नंबर्स जस्ट टू एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट। तो 10 ml में 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डाला, अब इससे ज्यादा और नहीं घुलता। ठीक है, फिर आपने इसको हीट किया, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पर। जब आपने इसको 50 डिग्री सेल्सियस पर लेकर गए तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस इंक्रीज करेंगी, आप और सॉल्ट डाल पाओगे। मान लो कि आप इसमें 10 ग्राम सॉल्ट और डाल पाए, तो अब आपके पास 10 ml वाटर में 20 ग्राम वाटर है। अब आप क्या करो, इसको वापस 50 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आओ। जब आप इसको 25 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आओगे तो 10 ml वाटर में 20 ग्राम वाटर सोडियम कार्बोनेट होगा, और इतना तो डिसॉल्व रह नहीं सकता, तो वो जितना भी डिसॉल्व्ड सॉल्ट एक्स्ट्रा है वो वापस रिक्रिस्टलाइज करेगा, और जब वो क्रिस्टलाइज करेगा तब वो क्रिस्टल्स जो फॉर्म करेगा दैट इज गोइंग टू बी सोडियम कार्बोनेट 10H2O। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप पहले एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाओ एक हायर टेम्परेचर पे, और फिर आप वापस उस सब्सटेंस को ठंडा करो, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट होगा दैट विल रिक्रिस्टलाइज आउट। ठीक है,
क्लियर हो गया अब आपको? अब सोडियम कार्बोनेट मैंने आपको अभी पीछे भी बताया कि दिस इज अ बेसिक सॉल्ट, तो आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन कि ये बेसिक सॉल्ट कैसा है, ठीक है। अब ये 10H2O क्या है? As I told you, we are going to discuss this just in a minute or so. अब सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जिनको हम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज करते हैं। तो कुछ यूजेस हैं वॉशिंग सोडा के जो कि आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है, आपको मालूम होने चाहिए। सो सबसे पहला यूज है कि सोडियम कार्बोनेट, जिसका कॉमन नेम सोडियम कार्बोनेट 10H2O का कॉमन नेम इज वॉशिंग सोडा। इसको ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इसको यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरेक्स। एंड व्हाट इज बोरेक्स? बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O, ठीक है, ये बोरेक्स का फॉर्मूला है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, वॉशिंग सोडा नाम है तो वॉशिंग के काम तो आएगा। और फिर इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगी जब हम अपना चैप्टर करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो तब के लिए आप इसको पेंडिंग रखो, बट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज hardness of water, what is temporary hardness of water, permanent hardness of water in your chapter number 4 carbon and its compounds. So washing soda sum up करते हैं इस Na2CO3.10H2O। ये एक बेसिक सॉल्ट है, क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट है और इसके बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, इसलिए हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। नेक्स्ट अब अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो हमने डॉट 10H2O लिखा था उसका मतलब क्या है। वेल, इसमें अब हम जो टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो आर क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? एंड वी हैव एन एक्टिविटी फॉर दैट, एक्टिविटी नंबर 2.15, जिसमें आपको करना क्या है, आपको एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसके अंदर आपको कुछ क्रिस्टल्स डालने हैं कॉपर सल्फेट के। कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है। अब आप इनको जब आप हीट करोगे, व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज कि जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं वो व्हाइट कलर में चेंज हो जाएंगे। एंड यू विल ऑल्सो नोटिस कि इनर वॉल्स ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब में आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स आई वो कहां से आई? वो उस क्रिस्टल के अंदर लॉक्ड थे, ठीक है। तो अब ये इसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स दे कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और जब हम उसको हीट करते हैं तो ये जो वाटर क्रिस्टल्स को बनाते हुए अंदर लॉक हो गया था वो रिमूव होता है और क्रिस्टल वाइट कलर का हो जाता है। तो एसेंशियली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? वो लॉक्ड इन वाटर जो कि एक किसी भी कंपाउंड के क्रिस्टल बनाते हुए लॉक हो गया, ठीक है। So let us define water of crystallization. Water of crystallization is the fixed number of water molecules chemically bound in one formula unit of a salt. ठीक है, तो ये एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ऐसे नहीं है कि 2 लॉक हो जाएंगे, 5 लॉक हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, अपनी मर्जी से नहीं। ये एक फिक्स्ड नंबर है। जब एक सब्सटेंस के क्रिस्टल बनते हैं तो उस टाइम पे उसके कुछ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो गए उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के साथ टू फॉर्म द क्रिस्टल। और जरूरी नहीं है कि हर एक सॉल्ट की क्रिस्टलाइजेशन में ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे ही होंगे। देयर आर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, दे आर नॉन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स ऑल्सो, जिनको हम बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट।
एनहाइड्रस सॉल्ट जिसमें कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, और हाइड्रेटेड सॉल्ट जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? वो फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट के साथ केमिकली बाउंड हो। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट जिसका अभी आपने एक्टिविटी देखा, वो ब्लू कलर का है बिकॉज ऑफ दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट, मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे एक्चुअली में उसको फॉर्मूला यूनिट ही बोलते हैं सॉल्ट के लिए, जहां पे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वहां पे हम फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। अगेन ये चीजें आप मेटल्स और नॉन मेटल्स के चैप्टर में समझोगे। तो अभी आपको मॉलिक्यूल समझ में आता है, तो आप मॉलिक्यूल को ही अंडरस्टैंड करते हुए चलो। तो कॉपर सल्फेट के एक फॉर्मूला यूनिट या एक मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स, जब आपने उसको हीट किया तो ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स उसके से रिमूव हो गए और आपके पास कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस बना जिसके अंदर कोई वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है अब एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इसका कलर हो जाता है वाइट। और अगर आप इसके अंदर से फिर से वाटर डालोगे तो अब फिर से कॉपर सल्फेट 5H2O बनेगा का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, और अगेन व्हाट यू विल फाइंड इज दैट द ब्लू कलर इज रिस्टोर्ड। तो कलर ब्लू किसकी वजह से था? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह था, पानी की वजह से था। ठीक है, सो जब आपने हीट किया कॉपर सल्फेट 5H2O को तो कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस सॉल्ट बना और 5 वाटर मॉलिक्यूल्स जो थे वो एज वाटर वेपर रिमूव हो गए। अगर आपने इसको रिस्टोर करना है तो add water to the white anhydrous salt, the water of crystallization is restored and the blue color is going to reappear. ठीक है, so I hope this is very clear to you that the blue color of copper sulfate reappears because the water molecules are again taken up by the salt. ठीक है, तो हर एक सॉल्ट के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, जिनके अंदर होता है वो हाइड्रेटेड सॉल्ट, जिनके अंदर नहीं होता वो एनहाइड्रस सॉल्ट्स। और जब इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव कर दिया जाता है तो द कलर बिकॉज ऑफ दैट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर क्रिस्टल में था तो दैट इज गोइंग टू बी लॉस्ट, और अगर आप पानी डाल दोगे तो वो वापस रीगेन भी कर देगा। ठीक है, अब जैसे कि सोडियम कार्बोनेट 10H2O है, तो दिस इज वॉशिंग सोडा, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी वन मोर सॉल्ट अभी, दैट इज कैल्शियम सल्फेट 2H2O जिसको हम जिप्सम बोलते हैं। सो अब हम दो और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं या सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वन इज जिप्सम एंड द अदर इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जिप्सम क्या है मैंने अभी आपको बताया, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट जिसके साथ 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एसोसिएटेड है उसको हम जिप्सम बोलते हैं। और जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो, और 373 केल्विन क्या होता है? दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। सो 100 डिग्री सेल्सियस पे जब आप हीट करोगे तो व्हाट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पे आप सब साइंस स्टूडेंट हो तो आपके दिमाग में एक थॉट भी आ सकता है कि 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? आधा मॉलिक्यूल रह गया, आधा मॉलिक्यूल टूट गया, तो फिर क्या हुआ? नहीं, तो अंडरस्टैंड दिस कि कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आएगा? 2 कैल्शियम सल्फेट और 1 वाटर। ठीक है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आएगा? 2 कैल्शियम सल्फेट 4H2O। तो 2 कैल्शियम सल्फेट के फॉर्मूला यूनिट्स के साथ 4 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एसोसिएटेड हैं, तो उसमें से अगर 3 रिमूव हो जाएंगे तो 2 कैल्शियम सल्फेट के फॉर्मूला यूनिट्स के साथ एसोसिएटेड 1 वाटर मॉलिक्यूल रह जाएगा। एक्चुअली में दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड दिस इज कैल्शियम सल्फेट। सिंपली अब
पर यूनिट फॉर्मूला यूनिट की हम बात करेंगे तो हम उसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे कैल्शियम सल्फेट 1 के साथ 2 वाटर क्रिस्टलाइजेशन, और यहाँ पे जिप्सम के केस में एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ वाटर मॉलिक्यूल, या 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ 1 वाटर का मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? So gypsum is calcium sulfate 2H2O. It is going to lose 1.5 water molecules and form plaster of Paris, that is calcium sulfate half H2O. Do you know what is plaster of Paris? आप लोगों ने पढ़ा है, कभी सुना है उसके बारे में? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आजकल POP इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर दिस। हाँ, ये शायद आप लोगों ने सुना हो, जब बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा होता है, फॉल सीलिंग्स बनाई जा रही होती हैं, बहुत सारे ऊपर डिजाइन्स दिए जा रहे होते हैं, तो वहां पे जो चीज को यूज किया जाता है, जिस पाउडर को यूज किया जाता है टू बिल्ड अप ऑल दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी घोल के एंड फिर वो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो वो दैट इज गोइंग टू गिव अ वेरी ब्यूटीफुल लुक। नाउ इसका मतलब है कि उसको मोल्ड किया जा सकता है, तो उससे मोल्डिंग के और काम, स्टैचूज बनाने बहुत काम आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मेडिकल साइंस में अगेन उसका बहुत ज्यादा काम है। तो जहां पे कभी भी बोन का फ्रैक्चर होता है तो बोन को वापस ठीक करके रिप्लेस करने में आप सबने सुना है कि प्लास्टर चढ़ाया जाता है। फ्रैक्चर हो गया, उसके प्लास्टर चढ़ा हुआ है, तो वहां पे प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज किया जाता है। जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो बिल्कुल अपनी पोजीशन पे अकड़ जाता है, तो वो बोन को वापस सही पोजीशन में ज्वाइन करने में एक दूसरे से हेल्प करता है। सिमिलरली अगर मैं डेंटिस्ट्स की बात करूं तो डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं जब आप वो अब टूथ के इंप्रेशंस वगैरह लेते हैं और फिर उन्होंने दोबारा से उसको स्टडी मॉडल्स बनाना होता है, वहां पे उसका यूज किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस फाइंड्स अ लॉट मेनी यूजेस फॉर डेली लाइफ। सो हम अब पहुंच गए अपने लास्ट इस चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। So what is the common name of the compound CaOCl2? So I hope आप सब लोगों को मालूम है, this is calcium oxychloride, जिसको हम commonly bleaching powder बोलते हैं, जो कि एक white pale yellow से कलर का पाउडर है with a strong smell of chlorine। इसको ब्लीचिंग एजेंट के लिए यूज किया जाता है, डिसइंफेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन इज गोइंग टू यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। तो ड्राई स्लेक्ड लाइम का जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर बनते हैं एज प्रोडक्ट्स, राइट? सो ड्राई स्लेक्ड लाइम, calcium hydroxide on treatment with chlorine is going to yield bleaching powder, and make sure कि आप इसके साथ chemical equation भी जरूर लिखें अपने आंसर में। Next question, name the sodium compound which is used for softening hard water। तो as I told you, hard water क्या होता है, उसकी softening क्या होती है, ये सब हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे, बट ये तो हमने डिस्कस किया कि किसको यूज किया जा सकता है फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। सो द आंसर इज वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O, जिसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक साइड इंफॉर्मेशन, अगर आपकी क्यूरियोसिटी ज्यादा है तो व्हाट यू कैन रिमेंबर इज कि हार्ड वाटर is because of the presence of some magnesium and calcium salts, और सोडियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन होता है तो that are removed in the formation by the formation of insoluble carbonates। Again my suggestion would be कि ये वाली लर्निंग को आप चैप्टर नंबर 4 पे छोड़ दीजिए। So what will happen if the solution of sodium hydrogen carbonate is heated? Give the equation of the reaction involved। तो I hope आप सब लोगों को इसका आंसर मालूम है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है, right? And this is the carbon dioxide which is going to be used for baking purposes, and this is also very important a compound for the manufacture of sodium carbonate।
ठीक है, क्योंकि इसी से आगे हमने वॉशिंग सोडा बनाना है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, ऑन हीटिंग इट इज गोइंग टू डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। So coming up to the last question है, write an equation to show the reaction between plaster of Paris and water। अब plaster of Paris में जब आप water डालोगे तब क्या होगा? हमने उल्टा रिएक्शन पढ़ा था कि कैल्शियम सल्फेट को जब हम 2H2O दैट इज जिप्सम को जब हम हीट करते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे, तो हमको मिलता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एंड द 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स दे आर लॉस्ट। तो अब कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जब वो 1.5 वाटर मॉलिक्यूल को गेन करेगा तो वापस बनेगा कैल्शियम सल्फेट 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट कलर का पाउडर है, पानी डालोगे उसको थोड़ा सा सेट करने के लिए टाइम दोगे तो दिस विल बिकम अ हार्ड मास कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ठीक है। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। When we are going to mix it with water, it is going to change back to gypsum calcium sulfate 2H2O and sets hard। इसको हम यूज करते हैं कहां कहां पे? बैंडेजेस में, कास्ट्स बनाने के लिए, मोल्ड्स बनाने के लिए। सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर समझ में आ गया। सो हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं अपना चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। हम मिलेंगे अगले चैप्टर की डिस्कशन के लिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट कि आपको अपडेट्स मिलते रहें जैसे जैसे मैं अपने आगे के लेक्चर्स को अपलोड करूं। इफ यू आर लाइकिंग द लेक्चर्स, डू गिव इट अ थम्स अप, मोटिवेशन मिलता है और काम करने के लिए। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। शॉर्टली आई विल ऑल्सो पुट अप previous year questions from this chapter, आपके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको सारे के सारे इनकी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी जैसे जैसे मैं अपने लेक्चर्स को अपडेट करूंगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, एंजॉय योरसेल्फ।